नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को ओटीपी से मिलेगा राशन, लेकिन ओटीपी किसी को बताना नहीं, जाने पूरा प्रोसेस। हिमाचल प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करेगी। इसको लेकर विभाग 20 से 30 जून तक ट्रायल करवाने जा रहा है। बता दें कि डिपो होल्डर राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों में से किसी एक सदस्य के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और उनसे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके ओटीपी की जानकारी ली जाएगी। इसकी पुष्टि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशक राम कुमार गौतम ने दी। बता दें कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 19,60,467 राशन कार्ड धारक है। इनमें से 99.84% लोगों के आधार और 94.40% का मोबाइल नंबर दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ओटीपी प्राप्त होने के बारे में जानकारी हाँ या ना में देनी होगी। वह ओटीपी किसी भी उचित मूल्य दुकानदार और अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना है। इस ट्रायल का उद्देश्य भविष्य में बायोमेट्रिक सेल में किसी प्रकार की समस्या आने पर ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करने की संभावना को तलाशना है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। इस बार 14 से 27 जुलाई तक चलेगी श्रीखंड महादेव यात्रा। इस दिन से करें ऑनलाइन पंजीकरण। जी हां, उत्तर भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा इस बार 14 से 27 जुलाई तक चलेगी। इसके लिए गुरुवार से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि यात्रा के दौरान इस बार यात्रियों को शॉर्टकट से जाने पर प्रतिबंध रहेगा। वह उपायुक्त तरुल एस रविश की अध्यक्षता में यात्रा के सफल आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। बता दें कि बुधवार को श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट की बैठक समिति हॉल निर्माण में हुई। वह बैठक की अध्यक्षता श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं उपायुक्त कुल्लू तरुल एस रविश ने की। वह उपायुक्त ने अधिकारियों, यात्रा ट्रस्ट के सदस्यों और चाइल जू आगे के टेंट व्यापारियों के साथ श्रीखंड यात्रा को लेकर चर्चा की। बता दें कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बार यात्रा 14 से 27 जुलाई तक चलेगी। वह प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। वह यात्रा ट्रस्ट अध्यक्ष ने बताया कि इस बार यात्रा को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। वह इसमें सिंगाड़, ताजटू, नुकुनसा, भीम डवार और यात्रा के अंतिम बेस कैंप पार्वती बाग में प्रशासन द्वारा बेस कैंप स्थापित किए जाएंगे। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेटों और उनके साथ पुलिस अधिकारी इंचार्ज की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि इन बेस कैंपों में मेडिकल स्टाफ, राजस्व और रेस्क्यू टीम तैनात रहेगी। मैं इस वर्ष यात्रा में पहली बार बचाव दल SDRF की यूनिट को यात्रा के अंतिम बेस कैंप पार्वती बाग में तैनात किया जाएगा। हाईकोर्ट के बम से उड़ाने की धमकी के मामले में केस दर्ज। एसपी शिमला खुद कर रहे हैं हर मामले की जांच। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बता दें कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी शिमला खुद मामले की जाँच कर रहे हैं। वह सूत्रों के अनुसार KNR समूह के नाम से प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकारियों को एक अज्ञात व्यक्ति का ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें उच्च न्यायालय समेत शहरवासियों में भी हड़कंप मच गया था। पुलिस ने अब इस मामले में आगामी कार्रवाई करते हुए थाना सदर में केस दर्ज कर मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मैं ईमेल में परिसर में कई बम होने की बात कही गई है। मैं इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल की ओर से एसपी शिमला को लिखित में शिकायत की गई थी। मैं 17 जून को ईमेल प्राप्त होने के बाद जिला पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां हाईकोर्ट परिसर में पहुंची और डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने हर कमरे और कोर्ट की जाँच की। वह सुबह 9:30 बजे से चली यह कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक चली। इसके बाद ही अदालत की कार्रवाई सामान्य रूप से चल सकी। मैं इससे और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार यह ईमेल कहां से आई थी। इसके अलावा समूह के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। अब केलांग से कारगिल तक बस चलाएगा HRTC। इसी हफ्ते होगा ट्रायल। जो सामरिक महत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण कारगिल के लिए HRTC यानी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम बस सेवा शुरू करने जा रहा है। बता दें कि कारगिल विकास प्राधिकरण ने HRTC से बस के संचालन का आग्रह किया है। ऐसा पहली बार है जब HRTC बस केलांग से दारचा और सिंकुला दर्रे से जास्कर घाटी होते हुए पदम तक पहुंचेंगी। इसी हफ्ते HRTC इस रूट पर 37 सीटर बस का ट्रायल करेगा। बता दें कि लद्दाख हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है।
हिमाचल उपचुनाव में तर्जनी के बजाय मध्यमा अंगुली पर लगाई जाएगी स्याही। हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने कहा कि देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में तर्जनी के बजाय मध्यमा अंगुली पर स्याही लगाई जाएगी। यह कदम हाल ही में 7 चरणों में से अंतिम चरण में 1 जून को हुए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया गया है, जब तर्जनी पर स्याही लगाई गई थी और अब अभी भी मतदाताओं के हाथों से स्याही नहीं हटाई गई है। बता दें कि अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि एक अधिसूचना में गर्ग ने हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन जिले के जिला उपचुनाव आयुक्तों को बाएं हाथ की तर्जनी के बजाय मध्यमा अंगुली पर स्याही लगाने का निर्देश दिया है। में पत्र में कहा गया है कि यदि वर्तमान चुनाव की तिथि से 2 महीने से अधिक समय पहले कोई चुनाव हुआ तो चुनावी स्याही मध्यमा अंगुली पर लगाई जाएगी। मवेशी काटने के मामले में भीड़ उग्र, ताले तोड़कर 2 दुकानों से फेंका सामान। जिला मुख्यालय नाहन में बुधवार को भीड़ उग्र हो गई। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी व्यक्ति की 2 दुकानों के ताले तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया। इसके बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ और शहर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रोष रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। वे शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए रोष रैली उपायुक्त कार्यालय पहुंची। इस दौरान भीड़ उपायुक्त सिरमौर व पुलिस अधीक्षक सिरमौर से मिलने को लेकर मांग करती रही। मैं कुछ देर तक जब अधिकारी मौके पर नहीं आए तो अधिकारियों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि जानकारी मिलते ही उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा व पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीणा बैठक से उठकर कार्यालय के बाहर पहुंचे और भीड़ को शांत किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने लोगों से बात की और कहा कि नियमानुसार मामले में कार्रवाई की जा रही है। बिना FIR वाले 20 पोस्ट कोड में भर्ती। जब मंत्रिमंडल ने पब्लिक सर्विस कमीशन से रिजल्ट निकालने का काम वापस सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन को देने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिक विभाग की तरफ से यह मामला लाया गया था। जिन पोस्ट कोड में पेपर लीक का मामला दर्ज हुआ है उनके बारे में कैबिनेट सब कमेटी अलग अलग केस के आधार पर फैसला ले रही है, लेकिन जिन मामलों में मामला दर्ज नहीं है उनमें अब कैबिनेट में नया फैसला हुआ है। पेपर लीक के बाद हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के बंद होने से क्लास 3 की सभी भर्ती लोकसभा आयोग के दायरे में लाई गई थी। अब उन्हें वापस राज्य चयन आयोग को देने के लिए लोकसभा आयोग के दायरे से उन्हें हटाना जरूरी था। जिन पोस्ट कोड के बारे में यह फैसला हुआ है उनमें 969, 999, 928, 982, 986, 992, 994, 997, 1961, 966, 967, 968, 978, 987, 991, 993, 995, 996, 1001, 1004 और 1006 आदि पोस्ट कोड शामिल हैं। बता दें कि अब राज्य चयन आयोग को इन मामलों में औपचारिकताएं पूरी करके रिजल्ट निकालना होगा। एक अन्य फैसलों में कैबिनेट ने राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप C के पदों की सीधी भर्ती को राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया है। जीवित हो गया इतिहास, पीएम ने किया अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वे इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना चाहते हैं। श्री मोदी ने आज नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय का यह नया परिसर विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। यह बताएगा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वे राष्ट्रीय इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। उन्होंने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही उन्हें नालंदा आने का मौका मिला। यह उनका सौभाग्य तो ही है, वह इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में भी देखते हैं। टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता राजेश शर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के दिए संकेत। देहरा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं मिलने पर पार्टी नेता राजेश शर्मा ने बुधवार को संकेत दिया कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यह घटनाक्रम कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित करने के एक दिन बाद हुआ है। बुधवार को शर्मा, जिन्होंने देहरा से कांग्रेस के टिकट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में असफलता हासिल की थी, ने अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए शर्मा ने देहरा के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा, मुझे कुर्सी की लालसा नहीं है लेकिन मैं देहरा के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। बैठक में कांग्रेस नेता भावुक हो गए और अपनी निराशा और हताशा व्यक्त की। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें सिविल अस्पताल देहरा में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है।
ऊना की महिलाओं को मिला सम्मान, खाते में आ गए 4500 रुपये। जैसे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को ऊना जिला के हरोली स्थित कांगड़ा मैदान में आयोजित समारोह में 7280 महिलाओं के खाते में 4545 रुपये की किस्त डाली। मैं इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 4545 रुपये 3 महीने की सम्मान निधि के रूप में 3 करोड़ 27 लाख रुपये जारी किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं को चेक भी वितरित किए। नामांकन रैली में सीएम का विपक्ष पर हमला, बिकने के बाद बीजेपी के गुलाम हुए पूर्व निर्दलीय विधायक। जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा की नामांकन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर खूब जुबानी प्रहार किए। में सीएम ने कहा कि बीजेपी द्वारा निर्दलीय पूर्व विधायक को बीजेपी की तरफ से टिकट दिए जाने के मुद्दे पर कहा कि हमने धनवान नहीं गुणवान को टिकट दिया है। में सीएम सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि तीनों निर्दलीय पूर्व विधायक के बिकने के बाद बीजेपी के गुलाम हो चुके हैं। मैं ईमान बेचने के बाद इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। मैं खुद को बीजेपी की राजनीतिक मंडी में बेचा न होता तो निर्दलीय विधायक अपने पद से इस्तीफा क्यों देते। मैं पैसा लिया है, इसलिए बीजेपी के सामने घुटने टेकने को निर्दलीय पूर्व विधायक मजबूर है। सीएम ने इससे पहले हरदीप सिंह का नाम पत्र दाखिल करवाया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रैली में कहा कि नालागढ़ में मुकाबला धनवान और गुणवान के बीच है। यह चुनाव राजनीतिक सूचिता और स्वच्छता के लिए है, इसलिए हरदीप सिंह बाबा को जिताकर विधानसभा भेजें। बाबा जो भी काम लेकर आएंगे उन्हें किया जाएगा। 3.5 साल में नालागढ़ की सूरत बदल देंगे। मित्रों के बाद अब पति पत्नी की गवर्नमेंट बनी सुक्खू सरकार, राजीव बिंदल का सीएम सुक्खू पर निशाना। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को मतदान होना है। यह नालागढ़, हमीरपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। वह देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को चुनावी रण में उतार दिया है। वह हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कमलेश ठाकुर को टिकट दिए जाने पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अब मित्रों की सरकार के बाद पति पत्नी की सरकार बन गई है। उन्होंने कहा कि इसमें पत्नी की एंट्री के बाद अब नया इजाफा हो चला है। घुटनों पर आया मालदीव, भारत ने दिया बड़ा झटका। जब मालदीव के कैबिनेट मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों और भारत पर लक्षित नस्लवाद पर बातें करने की सजा मालदीव को मिल गई है। मैं अपने पर्यटन पर इतराने वाले मालदीव घुटनों पर आ गया है। मैं मालदीव का दौरा करने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में इस वर्ष जून में 2.5% की गिरावट आई है। मैं पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि जून में अब तक समुद्र तट वाले देश में 44,013 से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। मैं रिपोर्ट ने कहा कि 1 जून से 12 जून के बीच वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि VIA पर कुल 44,013 पर्यटकों का स्वागत किया गया। इस वर्ष की शुरुआत में पिछले वर्ष के 8,54,405 से 9.6% की वृद्धि और 2022 के 7,47,183 से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वह आंकड़े से पता चलता है कि जून में हर दिन औसतन लगभग 3668 पर्यटक आ रहे हैं और पर्यटक 7 दिनों तक मालदीव में रह रहे हैं। वह मालदीव ने वर्ष 2024 की शुरुआत से अब तक कुल 9,36,258 आगंतुकों का स्वागत किया है। राजधर्म नहीं मात्र पति धर्म निभा रहे मुख्यमंत्री, इतिहास में झूठे सीएम के रूप में जाने जाएंगे सुक्खू। जब भाजपा चुनावी प्रभारी विपिन परमार और भाजपा प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपचुनावों को प्रभावित करने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार निष्ठा और झूठ की सारी हदें पार कर चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब से सत्ता में आए हैं तब से मात्र झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने का ही कार्य करते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को चुनाव जिताने के लिए राजधर्म भूल गए और सत्ता का दुरुपयोग कर देहरा को सौगातों का लालच देकर खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू आज देहरा की जनता को बताएं कि जब एक निर्दलीय विधायक के रूप में होशियार सिंह ने यही सुविधाएं मांगी थी तब सरकार ने इस बात पर विचार क्यों नहीं किया, जबकि पूर्व विधायक होशियार सिंह के कहने पर एक भी कार्य उन्होंने नहीं किया और मजबूरन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ सीजन की फसलों पर MSP बढ़ाने को मंजूरी दी। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को मंजूरी दे दी है। मैं इस बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को मंजूरी दी है। वहीं अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए
लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि धान का नया MSP 2300 रुपये किया गया, जो पिछले MSP से 117 रुपये अधिक है। इसी तरह कपास का नया MSP 7121 और एक दूसरी किस्म के लिए 7521 रुपये पर मंजूरी दी है, जो पिछले MSP से 501 रुपये ज़्यादा है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने MD के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, OPS बहाल करने की दोहराई मांग। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने MD हरिकेश मीणा के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलते हुए सरकार से अस्थायी MD की नियुक्ति की मांग उठाई है। वह शिमला में हुई एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक में बोर्ड के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और आगामी रणनीति बनाई गई। वह बैठक में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए OPS बहाली की मांग को भी दोहराया गया। शिक्षा बोर्ड का सर्वर डाउन, टेट अभ्यर्थियों को मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं रोल नंबर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पिछले 4 दिनों से पूरी तरह से सर्वर डाउन होने से क्रैश हो गई है। ऐसे में लाखों उम्मीदवारों की परीक्षाओं का जिम्मा संभालने वाले शिक्षा बोर्ड की सभी अपडेट पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई है। वह प्रदेश में 2 दिन बाद होने वाली टेट परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को अब रोल नंबर मोबाइल नंबर पर भेजे जा रहे हैं। बता दें कि JBT शास्त्री, नॉन मेडिकल व LT की 22 व 23 जून को परीक्षाएं आयोजित होनी है। वह बोर्ड वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश में हजारों अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। बोर्ड की वेबसाइट का सर्वर धर्मशाला के शहीद स्मारक के जंगलों में पिछले सप्ताह शनिवार को आग लगने के बाद से ही डाउन हो गया, जिसे दुरुस्त करने के लिए टेक्निकल कर्मी लगे हुए हैं, जो अभी तक इसे दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। ऐसे में शिक्षा बोर्ड ने अब टेट उम्मीदवारों को रोल नंबर मोबाइल नंबर में SMS द्वारा भेजे जा रहे हैं। 10 जुलाई से पहले होगा नगर निगम सोलन में मेयर का चुनाव, कांग्रेस भाजपा की रणनीति को झटका। नगर निगम सोलन में मेयर का चुनाव 10 जुलाई से पूर्व होगा। राज्य स्तरीय सुलीनी मेले के बाद चुनाव की घोषणा होगी। इससे कांग्रेस व भाजपा की रणनीति को जबरदस्त झटका लगा है। माना जा रहा है कि नगर निगम के 3 वार्डों के उपचुनाव के बाद ही फुल हाउस में मेयर का चुनाव होगा, लेकिन MC एक्ट के अनुसार मेयर का पद 1 महीने से अधिक के समय के लिए रिक्त नहीं रह सकता। इससे पूर्व ही मेयर का चुनाव करना होगा। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने मेयर सहित पूर्व मेयर की पार्षद की सदस्यता को 10 जून को अयोग्य करार दिया था। इस आदेश को 10 जुलाई को 1 महीना पूरा हो जाएगा। प्रशासन के पास मेयर का चुनाव करवाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। भूस्खलन से बंद खड़ामुख होली मार्ग पर 2 माह बाद दौड़े वाहन, लोगों ने ली राहत की सांस। जब भूस्खलन के चलते 2 महीने से बंद पड़े खड़ामुख होली मार्ग को बुधवार को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। इस अत्यंत कठिन और खतरनाक कार्य को लोक निर्माण विभाग तथा JSW कंपनी के कामगारों ने दिन रात मेहनत करके तथा अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरा किया है। बता दें कि बीते 17 अप्रैल को भारी भूस्खलन के कारण खड़ामुख होली मार्ग बंद हो गया था, जिससे होली तहसील की 14 ग्राम पंचायतों का संपर्क पूरी तरह से कट गया था। अब मार्ग बहाल होने से उक्त पंचायतों के लोगों ने भी राहत की सांस ली है। बैजनाथ शिव मंदिर में 22 जुलाई से शुरू होंगे सावन मास के मेले। SDM की अध्यक्षता में हुई बैठक। ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में सावन मास के मेले को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। मंदिर सहायक आयुक्त एवं SDM देवीचंद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार 4 सोमवार मेले 22 जुलाई से 12 अगस्त तक मनाए जाएंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन व मंदिर न्यास द्वारा बेहतर प्रबंधन किए जाएंगे। बता दें कि खीरगंगा घाट में स्नानागार में बिजली की सुचारू व्यवस्था की जाएगी। वह स्नानागार को ठीक किया जाएगा। मंदिर के अंदर फूलों से और बाहर रंग बिरंगी लाइटों व लड़ियों से सजावट की जाएगी। श्रद्धालुओं की सहायता अर्थ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। मेलों में सफाई व्यवस्था में नगर पंचायत बैजनाथ का सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं को लेकर पीने की पानी की सुविधा का विशेष प्रबंध किया जाएगा। समर सीजन ने पकड़ी रफ्तार, लोगों की जमकर हो रही चांदी। रोहतांग और बारालाचा बना पर्यटकों की पसंद। जिन निचले राज्यों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, ऐसे में हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों पर घूमने आ रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय कारोबार में भी इजाफा हो रहा है। ले आने जाने वाला हर पर्यटक बारालाचा दर्रे में बिछी बर्फ का आनंद ले रहा है। पर्यटक यहाँ जमकर लुत्फ उठा रहा है। विधानसभा उपचुनाव में क्यों मिडिल फिंगर पर लगाई जाएगी स्याही? 10 जुलाई को होना है मतदान। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा। इन सीटों के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने चुनाव आयुक्तों को बाएं हाथ की तर्जनी के बजाय मध्यमा अंगुली पर स्याही लगाने का निर्देश दिया है।
न पानी मिल रहा है, न सिर पर आग बढ़ रही है। सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को विधानसभा का उपचुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा विधानसभा पर वोटिंग होगा। हमीरपुर से भाजपा के प्रत्याशी आशीष शर्मा के नामांकन के दौरान आयोजित विजय संकल्प रैली में अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। इससे निकम्मी सरकार और कोई नहीं हो सकता। नए क्रिमिनल कानून, वीजा और कमर्शियल वाहनों की कीमत 1 जुलाई से लागू होने वाले ये 3 अहम बदलाव। जी हां, 1 जुलाई से भारत में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ये परिवर्तन भारतीय छात्रों को प्रभावित करने वाले कानूनों, वाहनों की कीमतों और वीजा नियमों पर आधारित है। सरकार ने शनिवार को घोषणा की है कि 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। तीनों कानूनों को संसद द्वारा मंजूरी दी गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिसंबर में उन्हें अपनी मंजूरी दे दी थी। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। बता दें कि 1 जुलाई से देश में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू होंगे। बता दें कि पिछले साल अगस्त में संसद के मानसून सत्र के दौरान इन कानूनों की मंजूरी मिली थी। यह तीनों कानून औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। हिमाचल पहुंचा प्री मानसून, शिमला से लेकर मंडी तक झमाझम बारिश, 3 डिग्री लुढ़का पारा। जी हां, लू की चपेट में चल रहे हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। वह बुधवार शाम राजधानी शिमला सहित धर्मशाला, चंबा, कुल्लू, हमीरपुर और मंडी में बादल झमाझम बरसे, जबकि सोलन और ऊना के गगरेट व चिंतपूर्णी में हल्की बौछारों से तापमान में कमी आई। जिला चंबा में भरमौर और मणिमहेश की चोटियों पर बर्फबारी हुई। रोहतांग में फाही गिरे, डलहौजी में ओलावृष्टि दर्ज हुई। सुन्नी में ट्रक सतलुज नदी में गिरा, चालक की मौत। सुन्नी थाना के तहत चंबा के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में जा गिरा। इस हादसे में चालक की मौत हो गई है। पुलिस को बुधवार सुबह हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। चालक की तलाश के लिए सुंदरनगर से गोताखोर बुलाए थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद सबको नदी में गिरे ट्रक के भीतर से ही बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान लीलाधर उर्फ विकास, उम्र 27 वर्ष से पुत्र छोटेलाल, निवासी गाँव भलवाना, तहसील ठियोग, जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक घटना रात की है। चालक नित्थर में सीमेंट की सप्लाई छोड़कर सोलन के दड़ला घाट की ओर जा रहा था। इसी बीच रात 2:30 बजे ट्रक का जीपीएस बंद हो गया। सुबह करीब 7 बजे वाहन मालिक की ओर से इस संबंध में पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद सुन्नी पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर तो पता चला कि चंबा के पास ट्रक सतलुज में जा गिरा। इसके बाद पुलिस ने सुंदरनगर से गोताखोरों को बुलाया। नदी का जल स्तर अधिक होने के कारण सर्च अभियान में गोताखोरों को काफ़ी परेशानी पेश आई। कई घंटों की मशक्कत के बाद नदी में गिरे ट्रक के भीतर से शव बरामद किया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। एक दौर था जब सीएम सुक्खू की पत्नी ने छोड़ी थी सरकारी नौकरी, अब मिला टिकट। जी, हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों 4 विधानसभा उपचुनाव जीतकर कांग्रेस सरकार को संकट से उबारने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अब एक और बड़ी परीक्षा होने जा रही है। हाईकमान के निर्देश पर पार्टी की मजबूती के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है। देहरा के विधानसभा उपचुनाव में पत्नी कमलेश को बेशक पार्टी प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन चुनाव मुख्यमंत्री के रसूख से ही लड़ा जाएगा। वर्ष 2012 में अस्तित्व में आए देहरा हल्के में कांग्रेस को अभी तक जीत नसीब नहीं हुई है। पार्टी सर्वेक्षण में अव्वल रही कमलेश ठाकुर के जरिए कांग्रेस ने महिला फैक्टर के माध्यम से वोटरों को रिझाने की रणनीति तैयार की है। हिमाचल में बनी बीपी संक्रमण और बुखार के 7 दवाओं के सैंपल फेल। जी हां, हिमाचल में बनी 7 दवाओं के समेत देश भर के 50 दवाएं मानकों पर सही नहीं उतरी है। मई माह में ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश में संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों की कमजोरी, बुखार, अल्सर और खांसी की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। बता दें कि सोलन जिले की 4, सिरमौर जिले की 2 व ऊना के 1 दवा उत्पादकों के सैंपल मानकों पर सही नहीं उतरे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब